आज मैं आप लोगों को इक्वी जॉइन के बारे में बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जॉइंस के बारे में बताया था, जॉइंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमें जो 3 जॉइंस पढ़ने हैं, जो मतलब आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन और क्रॉस जॉइन। ठीक है। तीनों में बहुत मेजर डिफरेंस होते हैं और वो आपको एक साथ समझ में नहीं आएंगे। जब तीनों यूज़ होंगे बारी बारी से तो तीनों को आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है। देखो, इक्वी जॉइन में तो इससे खैर नेचुरल सा है, मतलब वो है कि इक्वी जॉइन तब हमारा अप्लाई होता है जब भी हमारा इन एन इक्वी जॉइन बोथ टेबल हैव बीन जॉइंट मस्ट हैव आइडेंटिकल कॉलम। ठीक है। मतलब सीधी कहानी है कि यहाँ पर एक आइडेंटिकल कॉलम होना चाहिए, मतलब दोनों टेबल में कम से कम एक कॉलम होना चाहिए जो दोनों में हो। तो ये हमारा जो जनरल जॉइन की डेफिनेशन अगर हम कहें, जॉइंस के लिए आइडेंटिकल कॉलम का होना नॉर्मली ज़रूरी होता है। ठीक है। बिना आइडेंटिकल कॉलम के भी जॉइंस क्रिएट हो जाते हैं, वो आगे आपको बताया जाएगा। स्टार्टिंग में नहीं बताया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बिना उसके कैसे हो रहा है, क्योंकि फुल डिटेल अगर हम स्टार्टिंग में दे देंगे तो आगे की चीज़ें नहीं समझ में आती है। ठीक है। लेकिन क्रॉस जॉइन में आइडेंटिकल कॉलम ना भी हो तो भी जॉइन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। उसके लिए आइडेंटिकल कॉलम का होना ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिकल कॉलम का मतलब कि 2 टेबल हैं तो उसमें से एक जो कॉलम हो दूसरे वाले में भी वही कॉलम होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है, हो जाता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं बताते। तब जॉइंस के बारे में बताते हैं तब इस चीज़ को उतने खुलकर नहीं बताया जाता है, लेकिन ऐसा होता है। तो वो चलो खैर, वो जब हम क्रॉस जॉइन के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी इक्वी जॉइन की बात करते हैं। तो इक्वी जॉइन में क्या होता है कि इक्वी जॉइन का वही जैसे नॉर्मल हमारा जॉइन होता है कि इक्वी जॉइन में हमारा एक कॉलम ऐसा होता है जो कि दोनों में होना चाहिए। द वैल्यू इन कॉलम बीइंग ज्वाइंट आर कंपेयर्ड फॉर इक्वलिटी। इन वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाता है और इक्वलिटी इस्टेब्लिश की जाती है दोनों टेबल्स के बीच में। तो 2 ही टेबल्स में यहाँ आपको जो पढ़ना है उसमें 2 ही टेबल्स का यूज़ है। 3 टेबल्स दूसरे ज़्यादा पे भी यूज़ हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो खैर कोई भी कोर्स हो उसमें नॉर्मली 1 टेबल या 2 टेबल में ही आपका जो भी मतलब एक एकेडमिक लेवल पे जो भी आपको एसक्यूएल बताई जाती है तो उसमें एक 1 टेबल या 2 टेबल पे ही बताई जाती है। पहले तो खैर सिर्फ एक सिंगल टेबल पे ही बताई जाती थी। 2 टेबल वाली तो धीरे धीरे अब उस पर इंट्रोड्यूस हो गया है। 3 टेबल वाली हो सकता है बाद में आने वाले टाइम पे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए चाहे वो बीसीए का कोर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का सिलेबस हो, एमसीए का सिलेबस हो, या क्लास 11-12 का हो, सीबीएसई या किसी भी बोर्ड का हो, तो जहाँ पर भी एसक्यूएल बताया जाएगा तो वहाँ पर आपको सिंगल टेबल या 1 टेबल या 2 टेबल के बेस पे ही आपको बताया जाता है। ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन तो सीधे सीधे लगता है कि आइडेंटिकल कॉलम होने चाहिए और फिर उनकी इक्वालिटी होती है, लेकिन ये होता कैसे, कैसे अप्लाई होता है, वो एक मेजर फैक्टर है। किस तरीके से वो अप्लाई करके उसको हम देखते हैं। तो पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये उस पर अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पर सॉरी, एक गड़बड़ हो गई, पूरी टेबल फिल नहीं की हमने, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर 2 टेबल बनी हुई है। पहली वाली टेबल जो है इसको हम मान लो कस्टमर नाम दे दें, दूसरी वाले को आइटम नाम दे देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक कस्टमर नाम की टेबल है, एक आइटम नाम की टेबल है, तो इनके बीच में हमको ये जॉइन इस्टेब्लिश करना है। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिकल कॉलम है, आइडेंटिकल इक्वी जॉइन इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि आइडेंटिकल कॉलम जो है वो हमारे नेचुरल जॉइन में भी होते हैं, लेकिन उसको उस नेचुरल जॉइन को डिस्प्ले में जब हम उसको डिस्प्ले करते हैं तो उसका तरीका हमारा अलग होता है। तो यहाँ पर इक्वी जॉइन हमें इस्टेब्लिश करना है। तो उसमें क्या इसमें क्या है, तो मेन जो उसका मेन लॉजिक है वो ये है कि आइडेंटिकल कॉलम होना चाहिए। ठीक है। तो दोनों में एक आइडेंटिकल कॉलम है। कस्टमर वाली जो टेबल है उसमें कस्टमर आईडी जो CID है वो कस्टमर आईडी है 1 2 3 4। ठीक है। फिर ये नेम है, कस्टमर के नेम है, ये ऐसे नाम दे दिए गए हैं, कोई वैलिड नेम नहीं है, लेकिन यहाँ तो टेबल नहीं बनाना, टेबल के कॉन्सेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे AABBCCDD करके ऐसे कुछ ने कस्टमर नेम दे दिए गए हैं। ठीक है। इनको सिर्फ नेम से डिस्प्ले किया गया है। कस्टमर नेम का मन सिर्फ नेम नाम के फील्ड से इसको बनाया गया है। फिर आई नंबर है, समझ लो आइटम नंबर समझ लो है। ये एक आइटम नंबर जो है यहाँ पर ये एक कैंडिडेट की है इस कस्टमर टेबल के लिए। यहाँ इसकी जो प्राइमरी की है वो हमारी CID है। तो आइटम नंबर है A01 A02 A01 फिर A02।
ठीक है, 2 ही आइटम नंबर इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं और 01 और 02, A01 और 02। फिर जो आइटम वाली टेबल है उसमें जो ये जो कॉमन वाला कॉलम है, ये आइटम नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है और सी नेम जो है वो आइटम नेम है। आइटम नेम मतलब उस आइटम का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर A01 जो है वो सोप को डिनोट करता है, A02 जो है वो टेल्कम पाउडर को डिनोट करता है, ठीक है। देखो आइटम ये सब ऐसा होता नहीं कि ऐसा होता नहीं है, होता है। जो बड़ी बड़ी सुपर मार्केट होती है वो आइटम को उनको नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। भाई मान लो वहाँ पर बिस्कुट है, ठीक है, 5 अलग अलग कंपनी के बिस्कुट उनके सुपर मार्केट में रखे हैं। अब उनको नाम से डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर उनको आइटम्स को नंबर दिए जाते हैं, अपने मन से जैसे भी उसमें एंट्री करें। क्योंकि जब मान लो स्टॉक बाहर से आ रहा है तो उसकी एंट्री करनी होगी ना कि कितना स्टॉक आया, कितना आया, उसकी कितनी परचेज हुई, क्या हुई, तो उसकी डेटाबेस में एंट्री होगी। तो वो आइटम नंबर से ही उसकी एंट्री होती है, आइटम नंबर और क्वान्टिटी के हिसाब से उसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ऐसा नहीं कि ये होता नहीं, सब कुछ होता है भाई। जैसे स्टूडेंट के केस में ही है, क्लास में रोल नंबर डिफाइन किए जाते हैं, स्कूल में एसआर नंबर डिफाइन किए जाते हैं। एसआर नंबर जो होता है वो डिफाइन करता है कि ये बच्चा इस नाम का है, ये इसके एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर एक ही घर के 2 बच्चे हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि मान लो एक ही माँ बाप के, एक ही घर के 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, उनके फादर ने दोनों का नाम भी एक रख दिया है, ठीक है, दोनों का एक ही नाम रख दिया फादर ने। अब दोनों का नाम भी सेम है, दोनों का फादर नेम भी सेम है, दोनों का मदर नेम भी सेम है, दोनों का एड्रेस भी सेम है, दोनों के मोबाइल नंबर भी सेम है, मान लो गार्जियन का ही नंबर पड़े हुए हैं, तो फिर उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों जुड़वा हैं, उनको डिफ्रेंशिएट स्कूल वाले कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में दोनों बच्चों का जब एडमिशन होगा तो एक का एसआर नंबर दूसरा होगा, एक का और दूसरे वाले का दूसरा होगा। दोनों के एसआर नंबर अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। तो ये एसआर नंबर का सिस्टम इसीलिए रखा जाता है जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें पूरे डेटा को। तो ऐसे ही हर टेबल में कुछ ना कुछ ऐसी एक कॉलम होता है जो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए रखा जाता है। देखो यहाँ तो हम आइटम नंबर की बात करें, क्यों आइटम नंबर, क्योंकि बहुत बार मन में आता है कि आइटम नंबर देने की क्या ज़रूरत है, जब नाम लिखा हुआ है सोप है, टेल्कम पाउडर है, लेकिन आइटम नंबर हर चीज़ को एक अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए, पहचानने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अगर एक ही जैसी कई सारे स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट है एक ही क्लास में, एक ही जैसे क्लास, मान लो कोई है क्लास 12th B, अब 12th B में बहुत स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए 12th B का रोल नंबर 1, 12th B का रोल नंबर 2, 12th B का रोल नंबर 3। तो इस तरीके से हर जगह पे ये सिस्टम बने हुए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ यहीं पे है, ठीक है। अगर जब डेटाबेस नहीं भी हुआ करते थे, जब सब कुछ हार्ड कॉपी में जब काम होता था, तो भी कुछ ना कुछ उसमें इस तरह का सिस्टम रखा जाता है जिससे कि पहचाना जा सके। एसआर नंबर का सिस्टम तो कोई भी वो नहीं है, वो तो रजिस्टर में मेंटेन होता है, उसमें कोई डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी हमारा हार्ड कॉपी में मेंटेन होता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने इक्विजॉइन की, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो इसमें ये कह रहा है कि जैसे दोनों में आइडेंटिकल कॉलम है, तो जो हमारी आउटपुट, अगर हम इक्विजॉइन इस्टेब्लिश करेंगे इसमें, ठीक है, मान लो हमने इक्विजॉइन इस्टेब्लिश की, तो हमारी जो मेन जो टेबल है, हमने मान लो उसमें ज्वाइन अप्लाई किया कि उसमें वो ज्वाइन जो है वो आई नंबर और क्या कहते हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर आइटम नंबर और जो प्रोडक्ट नेम है उसके वो तीनों चीज़ें डिस्प्ले करें, तो वो आउटपुट में इस तरह से कुछ आ जाएगा कि आपका कस्टमर आईडी भी दिखाई देगी, आइटम नंबर भी दिखाई देगा और आपका आइटम नेम भी दिखाई देगा कौन कौन सा है। तो एक मतलब आपके एक कॉलम की हेल्प से वो डेटा आपका, यहाँ हर कस्टमर आईडी के आगे उसका आइटम नंबर लिखा हुआ है और वो आइटम कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इक्विजॉइन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्वेश्चन के थ्रू, और उसको क्लियर समझ में आएगा कि अगर हम क्वेश्चन अगर क्वेरी करें तो क्वेरी के थ्रू किस तरीके से हम इक्विजॉइन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ऐसे डायरेक्टली उतना समझ में नहीं आता है। देखो जो पहली क्वेरी है वो ये है कि डिस्प्ले कस्टमर नेम एंड आइटम नेम फ्रॉम टेबल। एक कस्टमर नेम और आइटम नेम जो है वो टेबल में से डिस्प्ले करो, जो भी टेबल दी हुई है उसमें से कस्टमर नेम और आइटम नेम 2 चीज़ें आपको डिस्प्ले करानी है, ठीक है। 2 टेबल हैं, दोनों में से एक कस्टमर नेम भी दिया हुआ है और आइटम नेम, दूसरी टेबल में आइटम नेम है। दोनों अलग अलग टेबल में, एक टेबल में होता तो डिस्प्ले क्यों कराते, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सेलेक्ट क्वेरी चलेगी और यहाँ पर हम इक्विजॉइन इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं, सेलेक्ट, हमको नेम चाहिए, सेलेक्ट नेम कॉमा सी नेम। यहाँ जो कस्टमर नेम है उसको नेम वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आइटम नेम है उसको सी नेम वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर कॉमा आइटम, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में है तो दोनों टेबल का नाम। तो पहले तो जो कॉलम सेलेक्ट क्वेरी का सेलेक्ट का यूज़ करेंगे, जो कॉलम हमको चाहिए डिस्प्ले कराने हैं वो उन दोनों कॉलम के नाम लिखेंगे और फिर जिस टेबल से है उन दोनों टेबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद वेयर क्लॉज में होगा वो ज्वाइन, जिस ज्वाइन के थ्रू इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। दोनों अलग अलग टेबल है तो यहाँ ज्वाइन का होना कंपलसरी है। अगर हम ज्वाइन नहीं डालेंगे तो वो टेबल ज्वाइन एक दूसरे को नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेम वाला कॉलम है वो है कस्टमर के उसमें और जो सी नेम वाला कॉलम है वो है आइटम में, तो दोनों अलग अलग टेबल में, ठीक है। तो सिंपल सी क्वेरी है, सेलेक्ट नेम कॉमा सी नेम
फ्रॉम कस्टमर कॉमा आइटम, यहाँ दोनों कस्टमर और आइटम दोनों टेबल के नाम है, ठीक है। वो सी से यहाँ पर हमने बड़ी कैपिटल सी लिख दिया, वहाँ स्मॉल सी लिख दिया है, तो उसको करेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ कैपिटल और स्मॉल से भी गलत हो जाएगा। अगर हम टेबल को डिफाइन करते समय कस्टमर नाम की टेबल में सी कैपिटल कर दिया और जब हम क्वेरी लिख रहे हैं वहाँ सी स्मॉल कर दिया, तो फिर वो क्वेरी रन नहीं करेगी, एरर आने लगेगा, ठीक है। तो एक ही जैसा होना चाहिए, टेबल का नाम जो हमने डिफाइन किया है वही हम यूज़ करते हैं। आइटम वाले में भी हमने कैपिटल आई लगा दिया है, तो इसको भी हटा देते हैं, नहीं तो ये भी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये इक्वी ज्वाइन इस्टेब्लिश हो जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। सिंपल सी क्वेरी है, कोई दिक्कत नहीं है। दो कॉलम हमको डिस्प्ले कराने हैं एक साथ, दोनों अलग अलग टेबल में है, तो दोनों कॉलम के नाम फिर दोनों टेबल के नाम बारी बारी से, और उसके बाद जो उनके बीच का ज्वाइन है उसको ज्वाइन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये लिखा गया है कंडीशन जो है, ठीक है। कंडीशन कैसे लिखी जाती है, कल बताया था कि उसमें डॉट लगता है, पहले टेबल का नाम डॉट, फिर उस कॉलम का नाम, फिर इक्वल टू दूसरे टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम, जो आइडेंटिकल कॉलम होगा उस वो चीज़, ठीक है। और भी इसमें क्वेरीज देखते हैं। देखिए यहाँ दो क्वेरीज मैंने लिखी हैं। पहली क्वेरी है डिस्प्ले कस्टमर नेम आइटम नेम वेयर आइटम नेम इज़ टेल्क पाउडर, ठीक है। हमको उन कस्टमर का नाम बताना है और आइटम का नाम बताना है जिनका जिनका आइटम नेम जो है वो टेल्कम पाउडर है, ठीक है। तो सिर्फ उतने का बताना है, बाकी यहाँ मतलब यहाँ तो हमें एक कंडीशन भी अप्लाई करनी है। हमको तो डेटा तो एक्सेस करना ही है, साथ ही साथ हमको एक कंडीशन अप्लाई करनी है। तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट नेम कॉमा सी नेम, नेम है हमारा कस्टमर नेम के लिए है, सी नेम है आइटम नेम के लिए, फ्रॉम कस्टमर कॉमा आइटम वेयर कस्टमर। अब वेयर में पहले आएगी वो कंडीशन जिसकी वजह से ज्वाइन क्रिएट हुआ है, और फिर आएगी वो कंडीशन जो ज्वाइन के ऊपर अप्लाई हुई है, तो उसके लिए हम एंड का यूज़ करेंगे। पहले भी जब सिंगल टेबल यूज़ करते थे तो दो कंडीशन के लिए हम लोग एंड का यूज़ करते थे। तो यहाँ पहली जो कंडीशन है वो है ज्वाइन इस्टेब्लिश करने के लिए, और दूसरी जो कंडीशन है कि वो जो ज्वाइन इस्टेब्लिश हुआ है उसके ऊपर हमें कंडीशन लगानी है। तो एंड सी नेम इज इक्वल टू टेल्क पाउडर, जहाँ पर आइटम नेम जो है, यहाँ सी नेम आइटम नेम को रिप्रेजेंट कर, आइटम नेम जो है वो टेल्क पाउडर है, सिर्फ उनका हमको डिस्प्ले करना है, सबका नहीं डिस्प्ले करना है। हमको नेम डिस्प्ले करना है कस्टमर का, और आइटम नेम को यहाँ सी नेम से डिस्प्ले कराया गया है, सोप और टेल्कम पाउडर को, लेकिन सिर्फ हमको टेल्कम पाउडर का ही डिस्प्ले करना है, सोप का डिस्प्ले नहीं करना है। तो यहाँ पर ज्वाइन के साथ साथ कंडीशन क्रिएट की गई है, जो कि ये कंडीशन ये बताती है कि ये जो हमारा जो ज्वाइन है वो ज्वाइन तो लग ही रहा है, साथ में उस ज्वाइन में से भी हम के ऊपर हम कंडीशन लगा रहे हैं, तो वो कंडीशन एंड लगाकर अलग कर दी गई है। जब वैसे भी जनरली भी जब एक सिंगल टेबल होती थी तो अगर हमको दो कंडीशन लगानी होती थी तो दो कंडीशन के लिए हम लोग यूज़ करते थे एंड का, कि वेयर के बाद पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन। तो वही कुछ वही तरीका है, इजी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। आप जो सिंगल टेबल वाली अगर क्वेरीज आप सब लोगों ने समझी है तो ये कोई बहुत मुश्किल नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेरी है उसमें कह रहा है कि डिस्प्ले कस्टमर आईडी आइटम नंबर एंड आइटम नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स। कह रहा है सारी कस्टमर्स का कस्टमर आईडी बताओ, आइटम नंबर बताओ और आइटम नेम बताओ, ठीक है। कस्टमर आईडी मतलब CID, आइटम नेम मतलब ये C नेम, और आइटम नंबर मतलब ये आई नंबर, और हमको बताना है ये आपका आइटम नेम। तीनों चीज़ें हमको बतानी है सारे लोगों का, ठीक है। तो सिंपल सा है, 3 कॉलम कराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्ट CID कॉमा आई नेम कॉमा C नेम, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर कॉमा आइटम वेयर कस्टमर। मतलब 3 भी हैं तो ऐसा, मतलब मेरे कहने का ये डिस्प्ले करवाने का मतलब ये था कि अगर वो 3 भी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब नहीं डिस्प्ले करेगा, या ऐसा नहीं है कि जो जिस कॉलम के थ्रू हम ज्वाइन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कॉलम नहीं डिस्प्ले होगा, वो कॉलम भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। और बल्कि वो यहाँ पर इसमें जब इसको आउटपुट आपको दिखाएंगे, अभी तो आउटपुट वाली जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें देखना कि यहाँ 2 बार होगा। यहाँ पहला है, यहाँ एक नहीं, यहाँ 4 कॉलम डिस्प्ले होंगे, ठीक है। यहाँ 4 कॉलम डिस्प्ले होंगे, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पहला कॉलम होगा CID का, ठीक है, CID ये 1 2 3 4 वाली। फिर आएगा आइटम नंबर भी डिस्प्ले होगा और आइटम नंबर दोनों का डिस्प्ले होगा। एक बार वही सेम पूरी की पूरी वही रो, आइटम नंबर एक बार डिस्प्ले होगा कस्टमर टेबल से, एक बार आइटम नंबर डिस्प्ले होगा आइटम टेबल से। तो यहाँ पर ये आइटम नंबर वाला जो कॉलम है, जो इक्वल वाला जो दोनों में ज्वाइन क्रिएट करता है, ये इक्वी ज्वाइन में 2 बार डिस्प्ले होता है अगर हम उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ ये क्वेरी बताने के पीछे रीज़न यही था कि जिस क्वेरी के थ्रू ज्वाइन लगा है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं अपने आउटपुट वाली टेबल में, लेकिन वो जो टेबल आएगी उसमें वो जो कॉमन वाली क्वेरी है वो 2 बार डिस्प्ले होगी, दोनों बार आसपास डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे। यहाँ पर 4, पहला कॉलम CID का होगा, दूसरा वाला आई नंबर का होगा, तीसरा वाला भी आई नंबर का होगा, चौथा वाला जो होगा वो CNAME का होगा। ये जो प्रॉब्लम होती है 2 बार डिस्प्ले होने वाली, ये हमारी आगे चल के जब हम नेचुरल ज्वाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो समस्या का समाधान हो जाता है। दोनों में डिफरेंस यही होता है, लगभग एक जैसे दोनों दिखते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस यही होता है। तो ये था आपका इक्वी ज्वाइन। लगभग थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 100% तो नहीं आएगा क्योंकि 100% आपका प्रैक्टिकल वीडियोस के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन प्रैक्टिकल वीडियो में कारण वही हो जाता है ना कि प्रैक्टिकल वीडियो में क्वेरी चलाई, डायरेक्ट आउटपुट आ गया। अब वो कैसे आया, क्या आया, क्यों आया, वो चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पहले आप इसको ऐसे देख लो सब लोग, जिस तरीके से हम ये क्लास की वीडियोज़ में दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल वीडियो में जब बनाएंगे तो वो एक ही प्रैक्टिकल वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर देंगे, तो वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, कौन सी चीज़ कैसे बताएगी। तीनों ज्वाइंस को ज्वाइन और तीनों ज्वाइंस एक साथ ही एक ही वीडियो में, ज़्यादा क्योंकि ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, तो बस टेबल पहले से बना के रेडी रहती है, तो बस हमें क्वेरीज चलानी होती है उस पर टेबल बनाना थोड़ी ना दिखाएंगे, वो तो आप लोग देख ही चुके हो, पहले कई वीडियोज़ में दिखाया है टेबल क्रिएट करना। तो टेबल क्रिएट करना नहीं दिखाएंगे, वो टेबल पहले से क्रिएटेड रहेगी, बस उसमें कैसे अप्लाई करना है वो आपको देख के समझ में आ जाएगा किस तरीके से वो चीज़ अप्लाई हो रही है। ठीक है। तो ये था आपका इक्वी ज्वाइन। ठीक है। लगभग दोनों में आइडेंटिकल कॉलम होते हैं, दो टेबल पे ही अप्लाई करना है हमें फ़िलहाल के लिए। तो एक आइडेंटिकल कॉलम दोनों में होना चाहिए, और अगर आइडेंटिकल कॉलम है तो इक्वी ज्वाइन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का तरीका अलग अलग क्वेरीज़ में अलग अलग तरीके से हम इसे अप्लाई करते हैं। बस वही कॉलम जो है, जो कॉलम है वही कॉलम को पकड़े रहते हैं, उसी कॉलम के थ्रू। यहाँ पर जो पहली क्वेरी बताई है उसमें एक जगह पे हल्का सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर वेयर कस्टमर आई नंबर इज इक्वल टू आइटम आई नंबर होगा, हमने वो लिखा नहीं है। ठीक है। और नीचे वाले में भी नहीं लिखा है, लेकिन होगा, वहाँ पे गलती है, वो मिस्टेक हो गई है, लिखते समय आई नंबर वहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्रॉस ज्वाइन के बारे में।